नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 4 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है, आज नया सेशन होगा, वो होगा 4 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस है वो कब मनाया जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में जो है 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं सितंबर के हमारे कुछ दिवस हैं जिनको हम रिवाइज करते चलते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को और गगनचुंबी इमारत दिवस जो है वो 3 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारे दिवस थे कुछ सितंबर के जिनको हमने रिवाइज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 जीता है। किसने अभी हाल ही में डूरंड कप 2024 जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है उसने डूरंड कप 2024 का खिताब जो है वो जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीतकर भारतीय फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। फाइनल में उन्होंने मौजूदा चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट को 4-3 से हराया। यह मैच 31 अगस्त 2024 को कोलकाता के प्रतिष्ठित विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुआ है। डूरंड कप का 133वां संस्करण ये था। इसको 4 शहरों में आयोजित किया गया था। कोलकाता, कोकराझार जो असम का है, जमशेदपुर झारखंड का और शिलांग मेघालय। तो 4 जो शहर हैं वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। जमशेदपुर ने पहली बार जो है इन मैचों की मेज़बानी की है। डूरंड कप 2024 में जो पुरस्कार है उनको देख लेते हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड जो है किसको दिया जाता है जिसने शीर्ष गोल किए हों। तो नोवा सदाउई जो केरल ब्लास्टर्स एफसी के हैं फुटबॉल क्लब के, उनको दिया गया है गोल्डन बूट का अवार्ड। और गोल्डन ग्लोब जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होते हैं। गुरमीत सिंह ये कहाँ के हैं प्लेयर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के हैं, इनको दिया गया है गोल्डन ग्लोब का जो है अवार्ड। और गोल्डन बॉल जो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको गोल्डन बॉल दिया जाता है। जितिन एमएस को दिया गया है जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं। ब्रिटिश सेना द्वारा डूरंड कप, बात करें डूरंड कप की, तो ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा शिमला में 1888 में स्थापित डूरंड कप भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो 1888 में इसको जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभियान किया है। जो भारतीय नौसेना का जहाज है आईएनएस तबर, उसने किस देश की नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभियान किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्पेन का नौसैनिक जहाज अटालिया है उसके साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है अभी हाल ही में आईएनएस तबर ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें स्पेन की तो राजधानी यहाँ की क्या है, मैड्रिड राजधानी और मुद्रा यूरो है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। भारतीय नौसेना का अग्रणी युद्धपोत आईएनएस तबर स्पेन के मलागा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा था और रवाना होने के बाद भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में भाग लिया। भारत और स्पेन समुद्री क्षेत्र सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। एमपीएक्स में स्टेशन कीपिंग, रिप्लेसमेंट एट सी अप्रोच, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्टीम पास्ट और फोटो एक्स सीरियल जैसे उन्नत अभ्यासों की एक श्रृंखला भी इसमें शामिल की गई थी। जो एमपीएक्स है अभी हाल ही में आईएनएस तबर और जो स्पेनिश नौसेना का जहाज है अटालाया उसके बीच में ये अभ्यास किया गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही डिजिटल भारत निधि का संबंध किससे है। जो चर्चा में रही है डिजिटल भारत निधि, उसका संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलीकॉम कनेक्टिविटी जो है उससे संबंधित है डिजिटल भारत निधि, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूरसंचार विभाग जो है उसने दूरसंचार यानी डिजिटल भारत निधि के प्रशासन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। संचार मंत्रालय के अनुसार इन नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल भारत निधि पहल के प्रबंधन और कार्यान्वयन को बेहतर बनाना, जिसे दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 24(1) के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत बनाई गई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को अब दूरसंचार अधिनियम 2024 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में पेश किया गया है और यह अब उन नए क्षेत्रों को संबोधित करता है जिन्हें बदलते तकनीकी समय में डिजिटल भारत निधि की मदद की आवश्यकता हो सकती है। नियमों के तहत डिजिटल भारत निधि से प्राप्त फंड का इस्तेमाल उन परियोजनाओं में किया जाएगा जिनका उद्देश्य पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में समाज और कमजोर वर्ग जैसे महिलाएं, जो विकलांग व्यक्ति और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाना जो है इसका उद्देश्य है। डिजिटल भारत निधि के तहत वित्त पोषित योजनाओं और परियोजनाओं को नियमों में निर्दिष्ट या अधिक मानदंडों को पूरा करना होगा। इसमें दूरसंचार सेवाओं, जिसमें मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं और दूरसंचार उपकरण शामिल हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 को संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था। इसे 24 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और उसी दिन से इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है। जो भारत सरकार की नवीन आंकड़े जारी हुए उसके अनुसार जो वित्त वर्ष है 2023-24 उसमें सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस स्टेट में हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सोयाबीन है उसका उत्पादन 2023-24 में हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की भोपाल है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के सीएम है मोहन यादव। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में सोयाबीन उत्पादन में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पुनः सोयाबीन राज्य का खिताब हासिल कर लिया है। भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पर है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? 41.92% जो है टोटल योगदान मध्य प्रदेश का अकेले राज्य में वो देश में सोयाबीन उत्पादन में है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का पता ही है आपको तो कितने हैं 41.92% के साथ पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे है राजस्थान। तीसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे राजस्थान, पहले पे है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंगापुर की बात करें तो राजधानी यहाँ की सिंगापुर ही है और मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा रूबल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। भारत और सिंगापुर इस सप्ताह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान लगभग आधा दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता भी शामिल है। बात करें तो पीएम मोदी जो हैं वो ब्रुनोई की 2 दिवसीय यात्रा के बाद 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा करेंगे। यह यात्रा पिछले महीने भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक के कुछ दिनों के बाद ही हो रही है, जिसमें उन्नत विनिर्माण और सेमीकंडक्टर को सहयोग के नए क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है। सिंगापुर के पास अपने स्वयं की सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रमुख कंपनियां नहीं हैं, फिर भी इसने उपकरण कंपनियों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ एकीकृत सर्किट डिज़ाइन, वेफर निर्माण और परीक्षण सहित मूल्य
श्रृंखला में अनुसंधान और विकास और विनिर्माण गतिविधियों का एक मजबूत और विविध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। नए समझौते ज्ञापन से भारत को सिंगापुर के पारिस्थितिकी तंत्र से लाभ मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। जो पंचायती राज मंत्रालय है उसने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए IIM, जो IIM अमृतसर है उसके साथ अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर IIM अमृतसर की साझेदारी में 206 सितंबर 2024 तक 5 दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं। ये राज्य कौन कौन से, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 10 स्टेट जो है इसमें शामिल हैं। ये प्रतिभागी IIM अमृतसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के नेतृत्व, प्रबंधन और शासन कौशल को सुदृढ़ करना है। यह पहल स्थानीय शासन के सुधार लाने और ग्रामीण समुदायों को बेहतर सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए पंचायतों की क्षमता बढ़ाने को लेकर मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मतलब जो पंचायत हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका जो है आयोजन किया जा रहा है और जो IIM है अमृतसर वो इनको प्रशिक्षण दे रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी जो है वार्षिक राजस्व को 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए का पार करने वाली जो आंकड़ा है उसको पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जिसने 79,020 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ जो है 10,122 करोड़, ये लगभग 119.9 बिलियन डॉलर जो है उसका रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया है। तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। किसके द्वारा 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गूगल डीप माइंड जो है उसने अभी हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट जिसका नाम मोरनी है वो लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड की भारत इकाई मोरनी नामक एक बड़ी AI परियोजना का नेतृत्व कर रही है। यह परियोजना ऐसी AI तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है जो 125 अलग अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों को समझ सके और उनके साथ काम कर सके। बात करें तो भारत में आधिकारिक तौर पर जो 22 भाषाएं हैं उनको ही मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन मोरनी परियोजना 100 से ज़्यादा भाषाओं को शामिल करने की कोशिश करके इससे कहीं ज़्यादा लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बहुत से लोग ऐसी भाषाएं बोलते हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं प्रदान की गई है, लेकिन फिर भी उनका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है। भाषा डेटा की कमी की समस्या को हल करने के लिए गूगल ने भारतीय विज्ञान संस्थान और आर्ट पार्क के साथ मिलकर प्रोजेक्ट वाणी भी शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के भाषा डेटा को एक बड़ा ओपन सोर्स डेटाबेस बनाना है। यह डेटा मोरनी प्रोजेक्ट को ऐसी AI बनाने में मदद करेगा जो इन भाषाओं को समझ सके और उनमें प्रतिक्रिया भी दे सके। तो अभी हाल ही में गूगल डीप माइंड के द्वारा जो है ये शुरू की गई है AI मोरनी AI तकनीक 125 अलग अलग भारतीय भाषाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। किसने फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में चार्ल्स लेक्लर जो है उन्होंने फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स लेक्लर।
चार्ल्स लेक्लर ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल कर ली है। लेक्लर ने मैकलॉरेन के ऑस्कर पियास्त्री और लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ दिया है, जबकि जो मैक्स वर्स्टप्पन थे वो 6वें स्थान पर रहे हैं। तो किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 से अपने नाम कर ली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? जो हिमांशी टोकस हैं उन्होंने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत पदक जीता है हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2024 जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, तो उसमें उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भारत की हिमांशी टोकस ने महिलाओं की 63 किलोग्राम इस स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रजत पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तेलंगाना की तो राजधानी यहाँ की हैदराबाद है। स्थापना दिवस 2 जून 2014। यहाँ के जो गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर। यहाँ के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम का नाम है। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बुद्ध वनम के विकास के लिए केंद्र सरकार को डीपीआर भेजी है। इसमें 25 करोड़ रुपए की लागत से बुद्ध वनम में एक बौद्ध डिजिटल संग्रहालय और प्रदर्शनी तथा डिजिटल अभिलेखागार स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही इस योजना में एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संग्रहालय भी शामिल किया जाएगा। अपनी योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने नागार्जुन सागर के बुद्ध वनम में एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। सरकार ने ऐतिहासिक फड़ीगिरी, नोलकोंडपल्ली, जो नागार्जुन सागर बौद्ध स्थलों और हुसैन सागर के मध्य में बुद्ध प्रतिमा को एकल पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया है। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा भी हाल ही में निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिसलेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? जो बिसलेरी है आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर का जो ब्रांड है बिसलेरी, उसने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही बिसलेरी ने गोवा राज्य सरकार के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समझौता किया है। गोवा सरकार के साथ समझौता किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा की बात करें तो राजधानी यहाँ की पणजी है। स्थापना दिवस 30 मई 1987। यहाँ के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने वास्को के मोरमुगांव में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग ग्रीन गोवा समिट 2024 के दौरान मजबूत हुआ, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बिसलेरी और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच एक जो आशय पत्र है उसका आदान प्रदान किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य बिसलेरी की CSR पहल बॉटल्स फॉर चेंज के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना है, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। इस पहल में गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोवा अपशिष्ट प्रबंधन निगम, मोरमुगांव नगर परिषद और बिसलेरी के स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन साझेदार संपूर्ण रूप से पर्यावरण समाधान प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में कौन बने हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो तेजिंदर सिंह है वो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेजिंदर सिंह। बात करें तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। बात करें तेजिंदर सिंह की तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन दिया गया था। वे 4500 घंटे से अधिक उड़ान के अनुभव वाले श्रेणी ए योग उड़ान प्रशिक्षक हैं। वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा
कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। एक लड़ाकू स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन और एक प्रमुख लड़ाकू बेस का नेतृत्व करने के अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी काम किया है। तो उनको अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्ण पदक अपने नाम किया है नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय पैरा शटलर नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार जीत जो है हासिल की है। इन्होंने बैडमिंटन में जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। और निषाद कुमार जो है उन्होंने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। जो पैरा शूटर हैं रुबीना फ्रांसिंग, उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। और मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने भी रजत पदक जीता है। और अभी आपको पता है जो सुमित अंतिल हैं उन्होंने जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रीति पाल हैं, उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर रेस में 2 पदक जीते हैं। अलग अलग स्पर्धा में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का वो खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे महारत्न कंपनी HPCL का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रजनीश नारंग, ऑप्शन बी दिलीप संघानी, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी सतीश जैन। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन डेली लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। इन्होंने शूटिंग में जो है कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।